हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो नेक्स्ट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है जो नागरथ एंड कोठारी बुक से, जो प्रॉब्लम नंबर इज 10.7। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि क्या गिवन क्या है, द वोल्टेजेस एट द टर्मिनल ऑफ अ बैलेंस्ड लोड। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो लोड है वो लोड है बैलेंस। जब लोड बैलेंस्ड दिया हुआ है और इस बैलेंस्ड लोड में देखेंगे कि जो वैल्यू है इस लोड में, जो वो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 320 ओम। डेल्टा स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स आर 200 एंगल डेल्टा 0, 100 एंगल 255 एंड 200 एंगल 151। ये जो वोल्टेज है ये गिवन है, किसको? 3 रजिस्टर्स हैं 20 ओम के, उनके अक्रॉस जो सप्लाई गिवन है दैट इज ये जो ना 3 वोल्टेजेस गिवन है, अनबैलेंस्ड है वोल्टेज। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द लाइन करंट फ्रॉम द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द लाइन वोल्टेज। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो गिवन क्या है कि ये सिस्टम क्या है, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार कनेक्टेड होने से ही हमें एक तो क्या चीज़ पता चल जाती है कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम की प्रॉपर्टी है, तो ये हमें मालूम है। दूसरी चीज़ जो है ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमें दिया क्या है कि वी ए बी, इसकी वैल्यू दी है 200 एंगल 0। फिर और क्या दिया है? वी बी सी, इसकी जो वैल्यू दी है दैट इज 100 एंगल 255.5। और दिया है वी सी ए, यानी ये दिया है 200 एंगल 151 डिग्री वोल्ट। ये सारे वोल्ट में दिए हैं लाइन वोल्टेजेस। अब स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कभी भी बराबर नहीं होते, ये हमें पता है। लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज अगर वो बैलेंस्ड सिस्टम है, बट ये अनबैलेंस सिस्टम है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हम इनसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से। और एक और चीज़ देखेंगे हम, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यू फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लाइन करंट फ्रॉम द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो लाइन करंट या फिर फेज करंट ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं एक्चुअली इनमें क्या रिलेशन मुझे फाइंड करना है, फेज करंट या लाइन करंट एक ही है, तो आई ए दिस विल बी इक्वल टू आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू। और आई बी जो है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, आई बी दिस विल बी इक्वल टू आई ए नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर आई ए वन प्लस अल्फा आई ए टू। एंड आई सी दिस विल बी इक्वल टू आई ए नॉट प्लस अल्फा आई ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर आई ए टू। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू चाहिए। तो ये क्या है? आई ए नॉट, आई ए वन और आई ए टू फेज ए के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट। तो अब फेज ए के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी? फेज वोल्टेजेस की। फेज वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट चाहिए एक्चुअली। अब फेज वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट्स से पहले हमें यहाँ पर दिए हुए हैं क्या? ये लाइन वोल्टेज दिए हैं। तो हम एक्चुअली फाइंड क्या कर पाएंगे? हम फाइंड कर पाएंगे, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, और हम फाइंड कर पाएंगे लाइन वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट्स। एंड देन इसके बाद दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट करेंगे हम? फेज वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज वोल्टेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स। तो अब जब मुझे जो है ना लाइन वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या?
मुझे फाइंड करना है VAB1। तो VAB1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 VAB प्लस अल्फ़ा VBC प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VCA। इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं फिर से वही कर रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन टाइम यहाँ पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ जिससे वीडियो की लेंथ कम रहे। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज़ 161.8 एंगल 15.5 डिग्री। देन VAB2, this will be equal to 1/3 VAB plus अल्फ़ा स्क्वायर VBC प्लस अल्फ़ा VCA। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 61.8 एंगल -44.5 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर हमें जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इसका चाहिए, वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूट्रल ऑफ द लोड इज आइसोलेटेड। तो जब न्यूट्रल नहीं है तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो VAB0 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट आए हैं, ये कंपोनेंट हैं सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर लाइन वोल्टेज। अब जब हमें फेज वोल्टेज में कंपोनेंट चाहिए, तो फेज वोल्टेज के लिए अब चूंकि ये जो कंपोनेंट हैं ये सब क्या है, ये लाइन वोल्टेज जो भी निकाला हमने सीक्वेंस कंपोनेंट, तो ये होगा बैलेंस्ड सिस्टम। अब बैलेंस्ड सिस्टम में हमें पता है, पहले हम क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पहले ये जो वैल्यू दी थी VAB, VBC और VCA, ये था अनबैलेंस सिस्टम। तो अनबैलेंस्ड सिस्टम में जो हमें रिलेशन पता है कि VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP, वो रिलेशन हम नहीं यूज कर सकते थे। बट अब जब हमने इन्हें सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, तो अब ये हमारे पास बैलेंस सिस्टम है। तो बैलेंस सिस्टम में हमें पता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। तो मैं यहाँ पे फेज वोल्टेज निकाल लूँगा। फेज वोल्टेज निकालने के लिए, यानी ये जो VAB1 है, मैं यहाँ पर ए फेज के लिए बात करता हूँ, तो VA1 क्या होगा, ये फेज वोल्टेज जो है ना, जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज ए वोल्टेज। तो VA1 ये क्या होगा, दिस विल बी VAB1/√3। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया 161.8/√3। यहाँ पर एक चीज़ और पूछी है इस क्वेश्चन में कि व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। ये रिलेशन, तो ये रिलेशन जब हमने यहाँ पर देख लिया कि VL इज इक्वल टू √3 VP और मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर बता दिया, अब बात आती है फेज एंगल की। हम लोग यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं, जनरली अगर आपसे कहा जाए, आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर सकते हो कि 161.8 एंगल यहाँ 15.5 कर दोगे, और जो भी जो वोल्टेज जो है ना फेज ए का जो वोल्टेज है जो आएगा, वो आप यहाँ पर 15.5 ही ले लोगे। बट कभी भी लाइन और फेज वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, ये आपको याद रखना है। लाइन एंड फेज वोल्टेज आर नॉट इन सेम फेज, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसीलिए मैं बार बार जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ कि न्यूमेरिकल को पूरा देखें, क्योंकि उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में आपको कोई ना कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब ये लाइन एंड फेज वोल्टेज सेम फेज में क्यों नहीं होते, मैं एक 3 फेज सिस्टम का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, और अगर नहीं होते तो फिर इनके बीच का एंगल कितना होता है। तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया VA, ये ड्रॉ हो गया VB, और ये ड्रॉ हो गया VC।
अब मुझे वी ए बी ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस ऑफ वी बी, और जो वी बी ए बी होगा दैट वी ए बी विल बी लाइक दिस। तो वी ए बी विल बी लाइक दिस। तो अब देखो, ये जो वी ए बी है ये लाइन वोल्टेज है, और वी ए जो है ये फेज वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज जो है ना, ये 60 डिग्री एंगल होगा और ये 30 डिग्री एंगल होगा। तो बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में लाइन एंड फेज वोल्टेज सेम फेज में नहीं होंगे, बल्कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री से लैग करेगा हमेशा। तो अब जब ये 15.5 था, तो 15.5 माइनस 30 करोगे फेज वोल्टेज के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 93.4 एंगल माइनस 14.5 डिग्री। ये फेज ए का सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है। देन VA2 की मैं जब बात करूंगा, तो VA2 के लिए यहाँ पर ये क्या, फेज ए का नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, तो मैं लाइन वोल्टेज भी कौन सा लूँगा, नेगेटिव सीक्वेंस VAB2 बाई √3। फिर से जो VAB2 था ये था 61.8 अपॉन √3। एंगल जब मैं इसका लूँगा तो यहाँ पर जो है ये जो इसका भी जो एंगल है ये भी क्या होगा आपका, कितने एंगल से लैग करेगा, 30 डिग्री से लैग करेगा। तो 30 डिग्री यहाँ पर भी मैंने एंगल फिर मैं क्या लिखूँगा, माइनस 14.5 डिग्री। क्यों, ये यहाँ पर ये देखा जाए, अगर पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज 14.5 डिग्री से लैग कर रहा है, तो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज भी उतने ही एंगल से लैग करेगा। सो दिस, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, और जो हमने जो वैल्यू निकाली दैट विल बी 35.7 एंगल माइनस 14.5 डिग्री। तो अब हमने ये जो निकालने हैं ना VA1 और VA2, ये क्या है, फेज वोल्टेज, और VA0 क्या हो जाएगा, 0। VA0 0 होगा। अब मुझे चाहिए करंट, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली ये जो इसके हिसाब से जो मुझे फाइंड करना था, इसमें फाइंड तो हमें हर एक जो है ना ए फेज के पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट ही फाइंड करने थे। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए था, अगर मुझे अब पॉजिटिव सीक्वेंस करंट चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर IA1 दिस विल बी इक्वल टू VA1 अपॉन Z, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज का, फेज वोल्टेज का, और देन इम्पीडेंस। तो ये कितना होगा, 93.4 एंगल माइनस 14.5 अपॉन 20। जो ये वैल्यू आई दैट विल बी 4.67 एंगल माइनस 14.5 डिग्री एम्पियर। सिमिलरली IA2 जब आप फाइंड करोगे तो IA2 विल बी इक्वल टू VA2 अपॉन Z। इम्पीडेंस तो 20 ओम ही है, तो VA2 की जो वैल्यू थी ये थी 35.7 एंगल माइनस 14.5 अपॉन 20। दिस वैल्यू इज 1.79 एंगल माइनस 14.5 एम्पियर। अब हमारे पास IA1 भी आ गया, IA2 भी आ गया, और IA0 तो 0 होगा। जब IA0 0 होगा तो मैं अब फिर से जो मैं पुराने जो इक्वेशंस हैं इनको यहाँ पर रिकॉल करता हूँ जो हमें फाइंड करने थे। और IA की जो वैल्यू है, IA0 तो 0 है, तो जब IA0 0 है तो इन सब में ये वाला टर्म तो हट जाएगा। IA की जो वैल्यू होगी, जब आप इनमें जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं IA1 और IA2 की, तो IA will come as 6.46 angle minus 14.5 degree. IB will be 4.08 angle minus 156.8 degree, and IC will be 4.08 angle 127.8 डिग्री। ये सारे एम्पियर में आ गए, IA, IB एंड IC। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी, ये जो है ना
फाइंड द पावर एक्सपेंडेड इन 320 ओम रजिस्टर्स फ्रॉम द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यानी जो आपने सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाले हैं उनसे आपको ये चेक करना है कि पावर कितनी जो है ना कंज्यूम हो रही है, या फिर जो है अगर मैं कहूँ दूसरे वर्ड्स में, तो जो आपने एक रिलेशन प्रूव किया था कि सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म इज पावर इनवेरिएंट, वो रिलेशन को यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पॉजिटिव सीक्वेंस में कितनी पावर फ्लो हो रही थी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में। तो 3 फेजेस हैं, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। तो इनकी जो वैल्यू है दैट विल बी 3 इंटू पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इज 93.4 और जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज 4.67। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1308.5। देन नेगेटिव सीक्वेंस पावर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू VA2 इंटू IA2। सो दिस विल बी 3 इंटू ये 35.7 इंटू 1.79। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 191.7। ये सब वॉट में है। आपने जब इन दोनों का सम किया तो दिस विल बी 1500.2 वॉट। ये निकाला है हमने किससे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट से। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये पावर इनवेरिएंट है, तो पावर इनवेरिएंट प्रूव करने के लिए जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट से जितनी पावर निकाली थी सेम पावर किससे आनी चाहिए ना, फेज, इनके फेज के करंट से। करंट और हम रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो दिस दैट पावर विल बी, मैं क्या करूँगा, आई ए फेज का करंट मल्टीप्लाई स्क्वायर इंटू आर प्लस आई बी फेज का करंट इसका स्क्वायर इंटू आर प्लस आई सी फेज का करंट इसका स्क्वायर इंटू आर। तो आर तो हमारा 2020 ही है, तो जब इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो 6.46 स्क्वायर प्लस 4.08 स्क्वायर प्लस 4.08 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 20। तो इसकी जो वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 1500.4 वॉट। तो ये पावर भी एक बराबर आ गई। तो यानी इससे भी हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म है या सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, दोज आर पावर इनवेरिएंट। तो आई थिंक ये अनसॉल्व प्रॉब्लम पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। वीडियोस आपको किस तरीके के लग रहे हैं इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों के बेनिफिट के लिए वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।